हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम D&F ब्लॉक के नीट 25 नीट 2025 के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि सारे चैप्टर के हमने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे चैप्टर के मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। जैसे मान लेते हैं हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम ले लिया है ना, तो ये देखिए मैंने आयनिक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सबसे पहले टेस्ट पेपर मैं आपको जैसे देखिए टेस्ट पेपर है ना, ये यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मैं देता था और आप सॉल्व करते थे, फिर मैं सॉल्यूशन बताता था, ठीक। तो वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर लिए। लास्ट में जो रह गए थे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर ही देगा, तो मेरा मतलब है आप सारे क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि इससे रैंक इंप्रूव होगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लिया हूँ, आप इसको सॉल्व करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जल्दी से, बाकी जो लोग जानते हैं जुड़े हैं वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं कि इससे पहले कुछ महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। उसमें बताया था कि पहला स्टेप था जिसे नीट का पेपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 37 ईयर PYQ चैप्टर वाइज, मैंने पूरा करा दिया। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि भी चल रहा है, लास्ट हो ही गया, ये लास्ट है। और तीसरा स्टेप है टॉप 100 फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन। इतना कर लो, केमिस्ट्री यहीं से आएगा, गारंटी है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं फिलहाल के लिए। आपके सामने ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि NaCl reacts with concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 to give reddish forms which reacts with NaOH to give yellow solution। अब आपके पास देखो ये डी ब्लॉक की बहुत फेमस रिएक्शन है, तो ये मैं कहूँगा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। जब NaCl आपका, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा, है ना, क्या होता है। और K2Cr2O7 है ना, इसके साथ जब ट्रीट किया जाता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है, ये याद रख लेना। नहीं याद है तो अब याद रख लेना, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन है। यही हमारे पास क्या है, रेडिश, यही हमारे पास क्या है, रेडिश फिल्म्स, है ना, रेडिश। और कलर इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये आपके पास बी निकला, ठीक है। उसके साथ में क्या निकलता है, KHSO4 निकलता है। इसके साथ में और एक निकलता है NaHSO4 निकलता है। उसके साथ में H2O निकलता है। ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, याद रख लेना। अब जो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का निकला है Cr2, है ना, Cr2O2Cl2, इसको फर्दर अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो, ये रिएक्शन आपको याद करनी थी, सीधी सी बात ये है। Na2CrO4 ये हो जाएगा, और ये जो होता है येलो कलर का होता है, याद रखना है ये सारे कलर, है ना। और साथ में इसके क्या निकलता है, NaCl और H2O। तो आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Cr2Cl2 और Na2CrO4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। तो देखो जो K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोम K2Cr2O7, है ना, ये हमारे पास इसका जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आ जाएगा, Cr+6 आएगा, है ना। और Cr+6 आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3D5 और 4s1 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3D0 4s0। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वैकेंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आप बोल सकते हो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन तो तब होता है जब आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन होते, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफ़र के कारण हमारे पास कलर हो जाता है। अच्छा, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, हायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत ही 40-50 लेक्चर का अपन ने पढ़ा है। हायर एडवांस केमिस्ट्री में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, डी से पाई में होता है, पाई स्टार से पाई में होता है, वो जानना ही नहीं, बस आपको डी इलेक्ट्रॉन देखना है, नो डी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। और अगर KMnO4 के केस में देखोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको वही कहानी करना है। यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना, +7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Mn का 3D5 4s2 होता है, और यहाँ पे कोई +7 है, तो ये 3D0 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर भी नो इलेक्ट्रॉन है, नो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ भी हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ भी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो डी ट्रांजिशन के कारण कलर होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Ni NH3 6।
तो ये आपके पास सवाल तो ऐसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पर इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको बता देना आपको। देखो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड गिवन है Na और NH3 क्या है 6 है और 2+ है। तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले X, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 × 6 बराबर 2+ हो जाएगा। तो यहाँ पे X बराबर कितना हो जाएगा 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो Na आपके पास क्या हो जाएगा 2+। अब निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3D8 4s2, लेकिन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। अब ये 3D जैसे ही आया तो यहाँ पे आपके पास क्या कैसे फिल होगा D 1 2 3 4 5। ठीक है, D है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो अमोनिया है आपके पास, यहाँ पे अमोनिया क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे हमारे पास नो पेयरिंग, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होता। स्ट्रांग होता तो पेयरिंग हो जाता है ना। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2 दिख रहे हैं। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या बोल सकता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है n+2 होता है। n क्या होता है यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे निकाल लो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2+2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, है ना 8 आ गया। और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो 2.82 बोर मैग्नेटॉन आएगा, बोर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक है, तो अब अच्छा मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उतना ही पॉइंट लगा के कर देते हैं 2 पॉइंट समथिंग। मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना 3 पॉइंट समथिंग। तो हमेशा याद रख लीजिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है वही लगा के पॉइंट लगा के कुछ कर दीजिए, आगे थोड़ा सा लिख दीजिए, जो भी है वही आंसर होता है ना। तो यहाँ पे 2.82 ये आया है ना यही, तो ये ट्रिक था। लेकिन आपसे पूछा क्या था x की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, और ये क्या लिखा था 10⁻⁻1 के टर्म्स में लिखा था, दिख रहा है आपको। तो एक काम कर लेते हैं, जो ये डेसिमल वाला पार्ट है आपने बेसिक में यहाँ पे करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको मैं कॉपी करके इसको मैं क्या करता हूँ एक बार इधर लिखता हूँ, है ना। देखिए तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो आपके पास ये डाटा दिख रहा है 2.82 आपको, क्योंकि यहाँ पे x 10⁻⁻ के टर्म में लिखना है तो इस डेसिमल को थोड़ा सा इधर ले गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28.2 और 10⁻⁻1, तो आंसर जो नियरेस्ट इंटीजर 28 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 आपको। ठीक, तो यही पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। तो आपके पास मैं बता दूं, कलर चेंज करके लिखता हूं, जो Mn2O7 है ना, वो ग्रीन ऑयल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ग्रीन ऑयल होता है। Mn2O7 ये क्या होता है ग्रीन ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। दूसरा है जो V2O4 रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव VO2+। दूसरा है भाई सही है, V2O हमारे पास जो होता है ये भी आपके पास सही है, और हमारे पास क्या हो गया ए भी सही है ना, ऑयल है। और CRO इज, अब ग्रीन ऑयल नहीं लिखा तो उससे मतलब नहीं है, ऑयल है सही है। CRO आपके पास क्या है बेसिक ऑक्साइड है, CRO आपके पास क्या है बेसिक ऑक्साइड, सही है बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और V2O5 जो आपके पास है डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो V2O5 जो होता है, मैं ये करेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एम्फोटेरिक होता है ना, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो इसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये हमारे पास जो V2O4 हमारे पास अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास VO2- देता है ना, ये याद रख लेना। तो ये गलत था एक्चुअल में, तो ऑप्शन नंबर केवल आपके पास कौन सा सही लग रहा है, ये करेक्ट भी याद रख लेना, ए और सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने करेक्ट ऑप्शन भी लिख दिए हैं। द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास Mn है, यहाँ पे आपके पास आयरन है, और ये क्रोमियम है, वेनेडियम है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो आउटर मोस्ट शेल से, और जितना मुश्किल होगा निकालने से वो जितना हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी लेगा, मतलब जितना स्टेबल होगा वो ज़्यादा एनर्जी लेगा निकलने में। इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3d5 4s2 हो जाएगा। इसका अगर आप लिखोगे 3d6 और 4s2 हो जाएगा। ये क्या होगा 3d5 और 4s
1 हो जाएगा और ये वैनेडियम 3d3 4s2। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूँ, है ना। अब थर्ड आयन एनर्जी पूछा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 3d और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन 2 बाहर से निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 3d 5। यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3d और एक यहाँ से 2 यहाँ से 3d 3 और यहाँ से आप निकालेंगे तो 3d 2। तो सबसे स्टेबल जो दिख रहा है वो कौन सा है? सभी ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड होना चाहते हैं या फुल फील्ड। तो डी वाला इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितना रखता है भरने की 10, तो 10 ये फुल फील्ड है, या तो ये कितना रखेगा 5। ये दोनों स्टेबल हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये भी अनस्टेबल है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड। ये भी आपके पास ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड, ये भी ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड। ये आपके पास क्या है स्टेबल है। स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी भाई ये लेगा इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो थर्ड आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास बी का सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी ये हमारे पास बी का है ना एम का, तो ये हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, है ना। एम का आपके पास क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब सही किया है अपन ने, गलती क्या किया ना ये हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के देख रहे हैं, मतलब अपना कॉन्सेप्ट तो सही था, ये सही था। दिक्कत क्या है ना हाफ फील्ड भी फुल फील्ड सही है भाई। हम थर्ड पूछा है ना, तो थर्ड मतलब 2 आप निकाल दो, 2 निकालने के बाद तीसरा निकालोगे तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वही तो थर्ड हो जाएगा। तो ये 3d 5 है और ये क्या है 3d 3 है। तो अब देखो यहाँ पे ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है भाई, स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो भाई स्टेबल है ना। ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगा ना, वही तो मैं एक निकाल दिया था पहले से। अब यहाँ पे आपके पास देखो ये तो भाई हमारे पास अनस्टेबल है तो ये तुरंत निकल जाएगा, है ना। ये भी हमारे पास ये क्या है तो क्रोमियम का कितना होता है 3d 5 4s1। तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक और निकलेगा तो 3d 4, मतलब 2 निकालोगे ना, सब 2 में से निकाल रहे हो, तीसरे वाले पे रुक जाओगे। तो ये 4 है और 2 यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो ये 2 हो जाएगा ना। 2 यहाँ से और 2 निकलेगा और ये 3 ही रहेगा, है ना। तो अब देखो ये भी अनस्टेबल है और ये भी आपके पास अनस्टेबल है, समझ पा रहे हो ना। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा एम एन हो जाएगा, वही मैं बोलूँ। चलो आगे देखते हैं। ये वाला ड्यूरिंग बोरैक्स बेड टेस्ट, ठीक है, विथ CuSO4 अ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द क्या है बेस, ठीक है, वाज ऑब्जर्व इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन कलर ऑफ द बेड लिखा है ना। तो इसका रिएक्शन आपके पास क्या होता है, जब CuSO4 को आप क्या करते हो हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है CuO बनता है और SO3 बनता है, और यहाँ पे CuO बनता है और क्या हो जाता है B2O3 बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu, ये रिएक्शन देखो इसमें कुछ नहीं है लॉजिक, आपको याद करना पड़ेगा। तो आपके पास जो ब्लू कलर का होता है वो क्या होता है, यही ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड। तो देखो अगर मैं कहूँगा आपके पास अगर सेम एटम है, मतलब सेम है ना, सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल एटम है वो सेम है, तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। एक केस में ये रूल नहीं लगता है ना, जहाँ पे H3PO2 और ये क्या है H3PO3 और H3PO4, इस वाले में आपके पास रूल नहीं लगता है, बाकी हर केस में ये अप्लाई है। तो यहाँ पर भी आप सिंपल अगर देखो तो आपके पास जो जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एक ही टाइप के ऑक्साइड हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट रिवर्स कर दो, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये बेसिक ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8वां ये, और देखिए ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको जल्दी से चीज़ें याद रख लेनी है, रिकॉल कर लेनी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज एक्सहिबिटेड इन Mn2O7, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7। तो Mn2O7 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बना लो भाई। ये कैसे होता है, ठीक है, Mn2O7 का डी ब्लॉक में आपको NCERT में भी गिवन है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लोगे और ये आपके पास है, बना लो। अब इसके बारे में क्या है कि आपके पास जो Mn इज ए टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, टेट्राहेड्रल होता है, पहला ऑप्शन सही है। Mn इज ऑक्टाहेड्रल, नहीं भाई Mn ऑक्टाहेड्रल नहीं है। कंटेन MnO बॉन्ड, हाँ भाई यहाँ पे MnO बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ठीक है, आपके पास ये भी सही है।
और कंटेन नहीं भाई, ये आपके पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमओ। अब भाई आपके पास जो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट होता है इसका स्ट्रक्चर ये आना चाहिए, ये होता है PO4 और क्या होता है 12MO3। आप कहोगे सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, तो इससे तो आपको मतलब नहीं था, आपसे क्या किसका पूछा था, मोलिबिडेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोलिबिडेटम, है ना। तो आप बस इसको अलग से लिख लो, MO3 इसको अलग से लिख लो। तो इसका निकालना था आप x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +6। देखो ऐसे भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, है ना, क्या पता कब पूछ ले। तो ये होता है। अब देखो ये विच हाइड्रोजन इज नोन टू कॉज द रिएक्शन गिवन, है ना, कौन सा हाइड्रोजन आपको कॉज करेगा। तो देखो आपके पास जो 2CO2+ है ना, यहाँ भी जो आपके पास हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा आयोडीन माइनस, यहाँ भी क्या हो जाता है Cu2I2 और क्या हो जाएगा I2 मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, केवल आयोडीन रिएक्शन करता है। ये भी रिएक्शन गिवन है, ये वाली जो बहुत फेमस रिएक्शन है आपको ऐसे गिवन था, है ना। तो यहाँ पे I2 बनता है, तो क्या पता कभी कल को आपसे I2 पूछ ले, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, या क्या बन रहा है वही पूछ ले, तो याद रख लेना। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो क्रोमियम और डाइक्रोमेट में आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर ही आना चाहिए। तो देखो जो आपके पास क्रोमेट होता है Cr2, ये आपके पास क्या है, क्रोमेट है, ये आपके पास क्या है, क्रोमेट है। और जो आपके पास क्या है, क्रोमियम, है ना, क्रोमेट और क्या है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट अगर आप बनाओगे तो Cr7 2-, है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये क्या हो जाएगा x -8Ta-2, तो ये कितना आ जाएगा +6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डाइक्रोमेट है तो ये क्या 2x -14 और ये क्या हो जाएगा 2-, तो ये 2x बराबर 12, x बराबर कितना +6 आ जाएगा। तो जब डिफरेंस, ये आपके पास क्या डाइक्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट है, तो जब डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O कितना हो जाएगा। तो अभी तो स्ट्रक्चर बनाया था Mn और ये है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा Mn, ये है और आपके पास ये है। टोटल कितने बॉन्ड हैं आपको दिख रहे हैं, 3 इधर साइड दिख रहे हैं, 3 इधर साइड, टोटल 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। तो देखो इसमें दोस्तों अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारे मतलब मैं इसीलिए क्वेश्चन लिया हूँ कि याद रख लो जो याद करने वाली चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा कॉपर को होता है ना, कोबाल्ट का होता है, फिर आयरन का, फिर क्रोमियम का और फिर जिंक का। कहोगे ग्राम पर सेंटीमीटर में डाटा भी लिख दो, जो हमारे पास यहाँ पे किसका, जो अगर जिंक का कहूँ तो जिंक का हमारे पास 7.13 होता है, क्रोमियम का लिखो तो 7.19 होता है, आयरन, ये डाटा याद नहीं करना, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये 8.7 होता है, बस ऑर्डर याद रख लो, और ये कितना होता है 8.9 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही हो जाएगा, है ना, जिंक का सबसे कम, कॉपर का सबसे ज़्यादा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आपसे पूछा था, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा। तो मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। तो मैग्नेट और पर मैग्नेट आप बना लो एक बार। तो मैग्नेट आपके पास यहाँ पे हम बना Mn, ये आपके पास क्या होता है मैग्नेट, ये नेगेटिव और एक नेगेटिव, ये मैग्नेट है। और आपके पास क्या बोला है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट आपके पास ये होता है, ये आपके पास मैग्नेट है, पर मैग्नेट MnO4, यहाँ पे बस फर्क है 2 एनायन होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है एक ही एनायन, तो यहाँ पे एक एनायन होता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे आप लिख लो, ये MnO4 2- होता है, और यहाँ पे क्या होता है MnO4- होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो मैग्नेट है ये टेट्राहेड्रल और पर मैग्नेट टेट्राहेड्रल, पहला ऑप्शन देखो टेट्राहेड्रल ए भी है, टेट्राहेड्रल ए भी है, सही है, ये भी सही है। और आपसे क्या बोल रहा है कि इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ये भी सही। तो ये हमारे पास क्या p पाई और d पाई बॉन्डिंग रखता है, ये सारी बातें याद रख लो, कल को क्या पता पूछ ले। और यहाँ पर भी हमारे पास p पाई और d पाई, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपके पास सही है। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर
पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये तो आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है आपके पास, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो यहीं आप ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट हो गया। तो और ये बात आप याद भी रख लेना इनके केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पी पाई डी पाई कैसे निकालते हैं इसका भी ट्रिक है, लेकिन मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी आपके लिए याद रख लो। देखो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, जो बेयर्स रिएजेंट होता है भाई वो हमारे पास क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट, याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो जिसका हमारे पास रिडक्शन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अभी के लिए ये याद रख लो। और इनमें तो आपसे पूछा था, तो इनमें तो ये मैं इसीलिए क्वेश्चन दिया हूँ कि इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। तो कुछ डी ब्लॉक के जेमेंस में भी पूछा गया है एक बार, और नीट में भी अलग अलग है ना। तो इसमें हमारे पास जो ये होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। जो आपके पास मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड होते हैं वो क्या होते हैं, +3 होते हैं। तो हमारे पास C4 और TB4 हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास कम में है, अरे भाई ये हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे ईजिली, रिड्यूस ईजिली होंगे ना, रिड्यूस ईजिली होंगे क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये हमारे पास स्टेबल +3 वाले हमारे पास लैंथेनाइड की क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हमारे पास 4 से किस में जाना चाहेंगे, 3 में। तो इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस ये आपको बात पता होना चाहिए, है ना। लैंथेनाइड +3 में स्टेबल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था। तो हमारे पास जो PET3 होता है, और ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई नहीं भाई, ये हमारे पास जो होते हैं वो डी पाई नहीं फॉर्म, कैन फॉर्म क्या पूछा था, इनकरेक्ट, नहीं डी पाई सही है। ये डी पाई और डी पाई फॉर्म करते हैं, PET3 एज PE3, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, वो कन्फ्यूज, मैं अभी के लिए चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है या ट्रिक वाली छोटी चीज़ें वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्योंकि एज मैं कैसे भी चाहता हूँ कुछ भी आप छोड़ के ना जाओ, बस ये जानता हूँ। तो इसलिए बाकी की वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। तो द NN सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ PP सिंगल बॉन्ड, नहीं भाई हमारे पास दो NN सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर देन होता है सिंगल PP बॉन्ड। आपके पास जो NN है वो क्या होता है, वीकर होता है PP से, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ पे हमारे पास होते हैं लोन पेयर, उनके पास क्या होता है, हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्या, हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। देखो ऐसे ऑप्शन आए ना तो आप हमेशा उस ऑप्शन को चेक किया करो जो आपको आता है, क्या पता वही आंसर करेक्ट निकल जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना, सभी ऑप्शन को चेक नहीं करने लगना। अब देखो इसको भी बता देते, नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ये भी सही है, और नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई, ये भी सही है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट आपके पास यही था, ये क्या था, इनकरेक्ट था, और ये मैंने क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है, ठीक है। चलो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इससे कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू द एलिमेंट देन लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्या बोला, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या बोला मैंने, एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो दूसरा क्या बोला, मोस्ट ऑफ द ट्राईवैलेंट लैंथोनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड। तो देखो अभी मैंने आपको बता दिया एक्टिनाइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, और हमारे पास ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है ना, वो ग्रेटर होता है हमारे पास, जिसका रिजल्ट होता है पुअर सेल्डिंग ऑफ बाई 5f इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो बी हो जाएगा वही हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बाकी 3 करेक्ट है। अब इन पे इंफॉर्मेशन है ये आप रख लो, याद रख लो एक्टिनाइड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, V2O5 एक कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। तो देखो जो V2O5 है भाई वो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में होता है।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ यूज होता है, वो आपके पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन में होता है। PDCl2 वैकर्स प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, वैकर्स प्रोसेस में यूज होके हमारे पास द ऑक्सीडेशन कर देता है एथाइन को एथेनॉल में, है ना। निकल कॉम्प्लेक्सेस पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में, मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यूज पढ़ते नहीं थे आप, तो उसमें यूज होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंस एग्जिबिट DD ट्रांजिशन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, वही DD ट्रांजिशन करेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये CR ऑक्सीडेशन नंबर 6, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 0 आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा नेचर। यहाँ पे अगर निकालोगे तो CR+6 यहाँ भी सेम हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, ये 0, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ये अगर देखोगे तो Mn ये +7 में है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये 3D5 और 4s2 होता है और 7 है तो 7 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हमारे पास ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, आगे समझ जाना। और यहाँ पे आपके पास Mn+6 है, +6 है, तो यहाँ पे आपके पास ये कैसा भाई, एक इलेक्ट्रॉन +6 है, तो यहाँ पे 3D, एक 2 बाहर निकाल दो, एक यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइजेज HD5 KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है, KMnO4 सॉल्यूशन। तो देखो ESO2 जो हमारे पास होता है, रेडली डीकलराइज पिंक वायलेट कलर ऑफ HD5 KMnO4 सॉल्यूशन, कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। KMnO4 जो है वो आप SO2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आप H2O ले लो, बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ मैं, K2SO4, और यहाँ पे 2MnOSO4, और यहाँ पे 2H2SO4 मिलता है। रिएक्शन याद रख लेना, ये हमारे पास क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, पिंक कलर का होता है। तो बस यही देखना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2 जो होता है वो डिकलराइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड इज इनकरेक्ट। देखो लैंथेनाइड से फिर आए सारे जेई या नीट के PYQ हैं, इसलिए मैंने सेलेक्ट करके लिए हैं, पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो यूरोपियन क्या इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पे पहले अंडरलाइन कर लो। तो यूरोपियन सो +2 ऑक्सीडेशन, हाँ भाई ये आपके पास +2, ये आप बात सही है। द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज, सही है भाई। और ऑल लैंथेनाइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, अरे भाई यही गलत हो जाएगा ना, हाईली रिएक्टिव होता है। और CErium सोल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है, ऑप्शन नंबर C भी सही है, ठीक है। तो D भी सही है, तो आप इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, C वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टेशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। इंटरस्टेशियल कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट वाला देख लो। मैक्सिमम ऑप्शन मैंने ऐसे लिए हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड मच हार्डर देन प्योर मेटल, सही है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये गलत है, ठीक है ना। ये हमारे पास इनर्ट होते हैं, क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। चलो आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड भाई किसके द्वारा बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। और आपके पास स्टील होता है, स्टील मतलब वही है, समझ जाओ, हैबर प्रोसेस, है ना, आयरन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये थर्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबलैंस प्रोसेस, ये आपको NCERT में गिवन है। अमोनिया क्या होता है, क्या पूछा था, करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो करेक्ट वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, अमोनिया हैबर, ये क्या कर रहा हूँ मैं। देखो ये तो सही है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अमोनिया हैबर जो आता है उसे मैच कराओ। अब आपके पास 2 रह गए, बी का हमारे पास जो होता है स्टील, ये बेसेमर प्रोसेस जो भी लिखा है, और ये हमारे पास लेवलैंस प्रोसेस, ये सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हुआ, ठीक है, याद रख लेना सब दोस्त। द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड Mn NCERT में Cr वेनेडियम और टाइटेनियम। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप देख लोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक बार करके भी बता दूँ। 3D5 और 4s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो,
तो 3d5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब क्रोमियम का अगर देखोगे आप तो क्रोमियम कितना हो जाएगा 3d5, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, तो 3d5 और 4s1 होता है। तो एक निकाल दो, यहाँ कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से निकालने में हाफ फील्ड है, स्टेबल है, यहाँ पे ये दोनों स्टेबल थे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में, है ना। तो इसलिए ऑर्डर ये लिख दिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी देखो ये जल्दीबाजी में फिर से थोड़ा सा गलती कर दिया। चलो इलेक्ट्रॉनिक अब करके ही बताऊँगा आपको, है ना, परेशान नहीं हूँ। देखो मैं सोच रहा हूँ आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर देता हूँ। MN है और क्या है आपके पास यहाँ पे CR है 3d5 और क्या है 4s1 है, और आपके पास क्या CR है और लास्ट में टाइटेनियम है, इसका आउटर मोस्ट 3d2 4s2 है, और आपके पास वेनेडियम है यहाँ पे क्या 3d3 और 4s2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, है ना। निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 3d, क्योंकि सेकेंड पूछा है तो एक तो आप निकाल लो 3d5 और क्या हो जाएगा 4s1, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा और यहाँ पे 3d2 और ये क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d3 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। अब देख लो स्टेबल कौन है, तो अगर इन सब में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो हमारे पास जो दिख रहा है क्रोमियम भाई 3d हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली हाफ फील्ड आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे ये S1 वाला तो कहीं ना कहीं हाफ फील्ड है, लेकिन ये निकलना चाहेगा आउटर मोस्ट शेल में, थोड़ा न्यूक्लियस से दूर भी है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। साइज का भी मैटर देखते हैं, साइज कम है न्यूक्लियस के पास है तो ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो क्रोमियम, उसके बाद अगर क्रोमियम के अलावा आप देखना चाहोगे तो मैग्नीज है। मैग्नीज कैसे है, ये निकालोगे तो कहीं ना कहीं ये भी तो हाफ फील्ड है, तो मैग्नीज है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ वेनेडियम में और इसमें देखो तो इसे निकालो इसे निकालो, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर 3 और 2 में आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास 3 वाला जल्दी वो मतलब डिफिकल्ट लगेगा, तो यहाँ पे वेनेडियम फिर टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लो आप, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बाकी एनर्जी एनर्जी ये सब डिटेल पढ़ाऊंगा तो ज़िंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा कभी, है ना। और प्लानिंग भी है ऐसा कि आगे मैं नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको 10 किताबों का मिक्सचर देंगे एक और कम समय में, सारी सेलेक्टिव चीज़ें कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, है ना। एज ए स्टूडेंट मुझे पता है क्या चीज़ें फेस करने को पड़ती हैं, तो मैं ऐसा दूंगा कभी आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ये याद रख लेना ये चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।